नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज बात होगी 2024 की। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये लोकसभा चुनाव हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इंतजार भी रहता है, तैयारियां भी इसको लेकर होती है। और अभी तो हालांकि 2022 है, 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की तो तैयारियां तेज हो गई हैं, पक्ष की भी विपक्ष की भी। विपक्ष जो कि तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, उनकी तैयारी क्या है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए क्या कुछ कवायदों में जुट गई है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 2024 का ये मंथन जो कि लगातार जारी है पूरे देश भर में। और सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष की। अगर विपक्ष की बात की जाए तो सबसे पहले बात कांग्रेस की होनी चाहिए और कांग्रेस की ही बात करते हैं। कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 महीने की ये लंबी भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलेगी, 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और कांग्रेस के द्वारा इसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जनसंपर्क है। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक की अगर बात की जाए तो तमाम चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं। अब राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। अगले महीने कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिलेगा और उसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि 2024 का चुनाव कांग्रेस को जिताए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार या कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जो आत्मविश्वास है जो खो गया है वो कैसे मिलेगा, इसी को लेकर ये यात्रा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि यात्रा महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तंज कस रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए ये यात्रा कर रही है। हालांकि इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए और अपनी नई पार्टी का वो ऐलान कर चुके हैं। नई पार्टी जल्द ही अस्तित्व में होगी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलानी चाहिए। एक के बाद एक तमाम कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। लिहाजा 2024 की राह में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए यही है कि उसके नेता उसके साथ रहें और इसको लेकर क्या कुछ पैरामीटर तय हों ये भी देखना होगा। लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो ये तो बात हुई कांग्रेस की। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो कि कुछ समय पहले तक बीजेपी के साथ बिहार की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आज भी हैं, लेकिन बीजेपी नहीं है और अब आरजेडी का साथ उनको है। नीतीश कुमार अब बिहार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान है देश की राजनीति पर, उनका ध्यान है 2024 पर। इसलिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बिहार में एक पोस्टर लगा कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा, यानी कि नीतीश कुमार ने जो काम प्रदेश के लिए किया वो प्रदेश में दिखा है और अब देश में दिखेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2024 का जो सियासी दंगल होने जा रहा है उसमें जो तमाम सूरमा है वो अलग अलग दांव अपना रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसको लेकर नीतीश कुमार ने दिल्ली में 3 दिन रहकर तमाम नेताओं से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी। यानी कि एक के बाद एक नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर 2024 में मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं आकर ठहर जाता है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि विपक्ष में भी कई सारे ऐसे दावे हैं और कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो 2024 के लिए खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं और इन्हीं में से एक है अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा कि दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा तो फिर आम आदमी पार्टी ने यह पलटवार किया कि 2024 मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। लिहाजा इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है और इसलिए बीजेपी ये तमाम झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी का सामना कर पाएगा, बीजेपी का सामना कर पाएगा, क्योंकि एक अनार 100 बीमर वाली स्थिति विपक्ष में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पीएम नहीं बनना चाहते। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। उनकी पार्टी ये कह रही है आम आदमी पार्टी की बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो तमाम मंथन किया जा रहा है, तमाम जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ 2024 को लेकर ही हो रही हैं। एक पोस्टर और लगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जिसमें लिखा था बिहार प्लस यूपी और उसके बाद जो फॉर्मूला था वो ये था कि गिर गई मोदी सरकार, गई मोदी सरकार।
और नीचे थे नीतीश कुमार की तस्वीर और अखिलेश यादव की तस्वीर। यानी कि यूपी और बिहार दोनों अगर मिल जाए, यहां पर अगर जनता का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर मोदी सरकार गिर सकती है, जा सकती है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर कि अखिलेश यादव जो हाल ही में मार्च में विधानसभा चुनाव हारे, उनकी पार्टी हारी है, और ऐसे में कैसे वो 80 लोकसभा सीटें उन पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी जीतेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो आज ही ये बात कही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0 सीट मिलेगी, यानी कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, जिस पर तंज अखिलेश यादव के द्वारा भी किया गया। तो ये तो बात विपक्ष की हुई। विपक्ष में ममता बनर्जी का भी नाम सामने आता है और वो गाहे बगाहे अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की लगातार जाहिर करती रहती हैं। नीतीश कुमार से पहले वो भी लगातार तमाम नेताओं से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है और आगे भी करती रहेंगे। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान पूरे देश ने देखा कि इन चुनावों में विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया, विपक्ष बंट गया। इसका फायदा यह हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें ज्यादा वोट मिले। ये बात हो गई विपक्ष की। अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। 2024 की लड़ाई, बीजेपी इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ना चाहती है और ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। पिछली बार से ज्यादा सीटें जीते, इसको लेकर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे पहले बीजेपी का फोकस उन सीटों को लेकर है जहां पर वो पिछली बार चुनाव हारी थी। तकरीबन 140 सीट थी, जिसको लेकर मंथन हुआ। हाल ही में एक बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो रणनीति पर चर्चा की गई कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर काम हो और ज्यादा से ज्यादा वो सीटें जीती जाएं। जहां पर बीजेपी के अभी सांसद हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, पार्टी ने उनको निर्देश दिए हैं कि वो और ज्यादा लोगों तक जाएं और ज्यादा जनसंपर्क करें, साथ ही वो सीटें जो हार गए थे उस पर भी काम हो। और ये सिर्फ काम यहीं तक सीमित नहीं है। हाल ही में बीजेपी ने 15 राज्यों में अपने प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। उन 15 राज्यों में से कई सारे वो राज्य हैं जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, जहां पर बीजेपी का पिछला प्रदर्शन अच्छा नहीं था 2018 में। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, इसको लेकर भी रणनीति की जा रही है। रायपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उन्होंने तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, रणनीति पर चर्चा की गई और अब तो छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। उधर राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं, वो भी तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो है रणनीति पर चर्चा की है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं और पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था बीजेपी का। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन था, 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत देश के 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी अभी 2023 पर ज्यादा फोकस कर रही है, 2023 के साथ साथ 2024 पर भी बात हो रही है। यानी कि मंथन जोधपुर से लेकर रायपुर तक किया जा रहा है और लगातार इस बात पर विचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो सीटें जो हार गए या वो चुनाव जो हार गए, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन पर फोकस किया जाए। 2024 में वक्त जरूर है, लेकिन तैयारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों की तरफ से की जा रही है। अब देखना यही है कि इन तैयारियों से किसको कितना फायदा मिलता है और 2024 में विपक्ष जो एकजुट होने की रणनीति बना रहा है, क्या वो एकजुट हो पाता है और बीजेपी जो हारी हुई सीटें, जो हारे हुए विधानसभा चुनावों को जीतने की रणनीति बना रही है, उसका क्या असर होता है, उस पर क्या फैसला जनता देती है। बाकी मुद्दों पर भी देखते रहिए आप रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।